हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। रियल एनालिसिस के यूनिट नंबर 2 हम कर रहे थे, जिसमें चैप्टर नंबर 2 इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, और इसका आज हम आर्टिकल करेंगे 2.12। बच्चों, अभी तक जितने हम केस पीछे कर रहे थे इस चैप्टर के सेकंड एक्सरसाइज में, वो सारे थे सॉल्यूशन ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ सेकंड काइंड। अब हम फर्स्ट काइंड की प्रॉब्लम्स के लिए भी काम करेंगे। जैसे हमने सेकंड काइंड के लिए किया, आपको याद होगा कंपैरिजन टेस्ट हमने किए, कंपैरिजन के लिए इंटीग्रल हमने स्टडी किया। तो यहाँ पर भी बच्चों ऐसे ही टेस्ट होंगे, बिल्कुल सिमिलर होंगे रिजल्ट्स उनके, कोई हल्का फुल्का अंतर होगा वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए, कंपैरिजन टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस एट इंफिनिटी। अब आपको लिमिट के अंदर इंफिनिटी नजर आएगा, यानी कि फर्स्ट काइंड के आपके जो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल होंगे। द इंटीग्रांड बीइंग पॉजिटिव, आपको याद होगा सेकंड एक्सरसाइज में जो कंपैरिजन टेस्ट आए थे उनमें इंटीग्रांड पॉजिटिव होना कंपलसरी था, तो वही कंपल्सन यहाँ पर भी है। तो बच्चों, इन टेस्ट के रिजल्ट मैं आपको स्टडी करवाता हूँ। कंपैरिजन टेस्ट 1, एफ और जी कोई दो पॉजिटिव फंक्शन है। बच्चों, एफ और जी दो पॉजिटिव फंक्शन है, इस तरह के हैं कि एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स है। मान लो फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, मान लो अपना ए से इन्फिनिटी तक का इंटरवल है, यानी कि इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो ए से इन्फिनिटी तक है। किसका इंटीग्रेशन करना है? एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है। और एफ एक्स का हमने एक जोड़ीदार फंक्शन जी एक्स ऐसा ढूंढ लिया है कि एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स पूरे इंटरवल के ऊपर। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर g का इंटीग्रेशन कन्वर्ज करता है तो f का इंटीग्रेशन कन्वर्ज करेगा। क्या कह सकते हो? g dx a से इन्फिनिटी कन्वर्जेंट है, तो आप कह सकते हो कि f का इंटीग्रेशन a से इन्फिनिटी कन्वर्जेंट होगा। और f का इंटीग्रेशन मान लो मालूम है आपको, बाई चांस f के इंटीग्रेशन का मालूम है और g का बताना चाहते हो नेचर कैसा है, तो f का अगर डाइवर्जेंट नेचर है तो g का डाइवर्जेंट नेचर होगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ f dx a से इन्फिनिटी अगर डाइवर्जेंट है तो तुम कह सकते हो कि इंटीग्रेशन g का a से इन्फिनिटी क्या होगा? डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और कंपैरिजन टेस्ट है हमारे पास, बिल्कुल पिछले की तरह। ये था टेस्ट नंबर 1, नाउ दिस इज टेस्ट नंबर 2। इसमें रेशियो की हम बात करेंगे। एफ फंक्शन और जी फंक्शन, वैसे ही दो फंक्शन हमारे पास हैं, और लिमिट भी वही है ए से इन्फिनिटी, ए से इन्फिनिटी। ओके, पॉजिटिव हैं दोनों। और लिमिट अगर मान लो x टेंड्स टू इन्फिनिटी करें एफ एक्स बटे जी एक्स, मान लो ये लिमिट एल आ जाती है, ना तो जीरो है और ना ही इन्फिनिटी है, यानी कि कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाती है लिमिट की, तो हम कह सकते हैं गारंटी से क्या f और g दोनों कन्वर्ज डाइवर्ज टुगेदर होंगे, यानी कि g का इंटीग्रेशन अगर कन्वर्जेंट है तो f का भी कन्वर्जेंट होगा, और f का कन्वर्जेंट है तो d का कन्वर्जेंट होगा। ऐसे ही डाइवर्जेंट के लिए बात लागू होगी। ओके, तो अब ये मान लो लिमिट फाइनाइट नहीं आती है, इसके दो केस बना लेते हैं। मान लो लिमिट फाइनाइट नहीं आती है
ये लिमिट की वैल्यू क्या आ जाती है, इफ एल इक्वल टू 0। तो हम क्या कह सकते हैं, g का इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट है तो f का इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट होगा। इंटीग्रेशन g dx a टू इंफिनिटी कन्वर्जेंट है तो तुम कह सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ f a टू इंफिनिटी इज कन्वर्जेंट। और केस एक और दूसरा, अगर मान लो ये लिमिट इंफिनिटी बनती है, इफ l इक्वल टू इंफिनिटी, तो हम किस चीज की गारंटी कर सकते हैं कि अगर g का इंटीग्रेशन डाइवर्ज करता है, g dx a टू इंफिनिटी इज डाइवर्जेंट, तो हम गारंटी कर सकते हैं f का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, दिस इज डाइवर्जेंट, सेम a टू इंफिनिटी। तो लिमिट 0 है, याद रखना 0 है तो इसका इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट है तो इसका कन्वर्जेंट, इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते हम। इसका डाइवर्ज कर रहा है तो किसका डाइवर्ज करेगा या क्या होगा, हमें कुछ नहीं मालूम उसका। ओके, ऐसे इन्फिनिटी के लिए इसका इंटीग्रेशन अगर डाइवर्जेंट है तो इसका इंटीग्रेशन भी डाइवर्जेंट होगा। ओके, ठीक ऐसे ही बच्चों पीछे भी आप सीख चुके हो, वही वैसे ही सेम रिजल्ट है यहाँ पर। ये कंपैरिजन इंटीग्रल भी तुमने पिछली एक्सरसाइज में सीखा है, यहाँ भी एक कंपैरिजन इंटीग्रल हम सीखेंगे। अगर मान लो आपके पास ये इंटीग्रेशन है a टू इंफिनिटी dx बटे x की पावर n, और a क्या है, ये लिमिट, लोअर लिमिट जो है ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, लेकिन पॉजिटिव है ये a टू इंफिनिटी dx बटे x की n। क्योंकि बच्चों अगर 0 ही हो गया तो समथिंग बाई 0 मीन्स a के ऊपर भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, ऊपर तो प्रॉब्लम है ही है, ये नीचे a पे भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, मीन्स फंक्शन इंफिनिटी बन जाएगा। तो इसलिए a को पॉजिटिव रखा है। तो याद रखना ये इंटीग्रेशन कन्वर्ज कब करेगा, दिस इज कन्वर्जेंट। अगर ये कन्वर्जेंट है तो गारंटी है n की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी होगी। जो ये n यूज हुआ है ये 1 से बड़ा मिलेगा। और उल्टा भी है कि n की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो गारंटी है ये कन्वर्जेंट होगा। कन्वर्ज कर रहा है तो n 1 से बड़ा होगा, और n 1 से बड़ा है तो जरूर ये कन्वर्जेंट होगा। तो पिछले एक्सरसाइज में जो कंपैरिजन इंटीग्रल आए थे उनके साथ अगर मैं कंपेयर करूं इसको, तो वहां पर ये ऐसे ही रिजल्ट था, लेकिन n लेस देन 1 के लिए था वो कन्वर्जेंट, अब n ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट है। तो बच्चों n मान लो लेस देन या 1 आ गया, लेस देन 1 या 1 के इक्वल आ गया अगर n की वैल्यू, तो फिर गारंटी है ये डाइवर्ज करेगा। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 का मैं सेकंड पार्ट लेता हूं पहले। फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सेकंड की तरह होगा, लेकिन क्या अंतर होगा मैं बाद में बताऊंगा। 1 से इंफिनिटी, थर्ड का सेकंड पार्ट 1 टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स रेस्ट पावर 4 इंटू डी एक्स। देखो ये क्या है बच्चों, a, तो a की वैल्यू क्या मिल गई 1, तो 0 से तो बड़ा ही है ना। ठीक है, तो आगे अगर कंपैरिजन टेस्ट कहीं यूज करना पड़ा तो हम यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमने क्या लिया, ये फंक्शन पकड़ा एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स रेस टू पावर 4। ओके, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। चलो एक्स स्क्वायर, नीचे से एक्स की पावर 4 को बाहर निकाल लो तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस 2 बाई एक्स की पावर 4 बन जाएगा। ओके, अब ये एक्स स्क्वायर से यहाँ से कट जाएगा तो ये 2 पावर बचेगी। सो दिस इज 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 बाई एक्स रेस टू पावर 4। तो ये बाहर हमने क्यों निकाला था, ताकि अब यहाँ g नजर आ जाए। अब हम यहाँ पे gx मान लेंगे, लेट gx इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब इसी को ही क्यों मानना है, क्योंकि बच्चों अब मैं fx बटे gx जब करूँगा
तो ये पार्ट कट जाएगा और 1 + 2/x⁴ ये बनेगा। और ख़ास बात, जब मैं इसकी लिमिट लूँगा x टेंस टू इन्फिनिटी, तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी समथिंग बाई जो है इन्फिनिटी, ये 0 बन जाएगा, तो 1/1 यानी कि 1 आएगा। तो बच्चों ये रेशियो वाला टेस्ट बन गया है। तो लिमिट की वैल्यू क्या आ गई है 1, ना तो ये 0 आया ना इन्फिनिटी आया, तो फाइनाइट नंबर आ गया। तो इसका मतलब f का और g का इंटीग्रेशन का सेम नेचर होगा। बट g का जो इंटीग्रेशन है यानी कि 1/x² का 1 से इन्फिनिटी, अभी अभी जो मैंने इम्पोर्टेंट ये कंपैरिजन इंटीग्रल बताया था, इसके अकॉर्डिंग n की वैल्यू 1 से बड़ा है तो जरूर ये कन्वर्जेंट होगा। तो ये 1 से बड़ा ही तो है, यहाँ पर 2 है मेरे पास n की वैल्यू, तो ये कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, f का जो इंटीग्रेशन है x² 2 + x⁴ 1 से इन्फिनिटी, ये भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ओके, अब मैं थर्ड एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट बताता हूँ। बाकी तो स्टेप्स बच्चों सेम रहेंगे, बट इसमें 0 से इन्फिनिटी लिमिट है। तो अगर मैं a को 0 ही लेके चलूँ कंपैरिजन टेस्ट लगाने के लिए, तो वो तो लगेगा नहीं। कब, क्यों नहीं लग पाएगा, क्योंकि जब मैं gx बनाऊंगा यहाँ से, तो gx बनेगा तो वो gx वाला वो इम्पोर्टेंट कंपैरिजन इंटीग्रल नहीं लग पाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें तो ये a, यहाँ पर देखिए ये a पॉजिटिव होना होता है, ये पॉजिटिव अगर नहीं है तो ये कंपैरिजन इंटीग्रल काम नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पर इस 0 का इलाज किया जाए, मतलब 0 की बजाय कोई पॉजिटिव नंबर यहाँ आना चाहिए। तो उसके लिए एक सिंपल सी टेक्निक यूज की है, i को उठाया, मीन्स गिवन इंटीग्रेशन को उठाया, तो इस इंटीग्रेशन के 2 टुकड़े कर दिए, 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी। तो बच्चों 0 से 1 में ये इंटीग्रेशन, ये तो आपको कैलकुलेट नहीं करना है, कहीं इसको कैलकुलेट करने में लगे रहो, बट सिंपली ये कन्वर्जेंट होगा, इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ फाइनाइट कैलकुलेट हो जाएगी, क्योंकि ना तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड का बनता, ये ना सेकंड काइंड का बनता, क्योंकि ना तो इन्फिनिटी लिमिट में है और ना ही इन दोनों की वजह से यहाँ कोई 0 बनेगा। तो ये तो कन्वर्जेंट हो गया, बस हमें इतना ही नोटिस में रखना है कि कन्वर्जेंट है। तो इस पार्ट को देख लेना है अभी। तो इस पार्ट को कैसे देखेंगे, वो बिल्कुल सेम इस पार्ट की तरह से चलेगा। यहाँ से x⁴ बार लोगे, तो ये जैसे x⁴ बार लिया तो इसको कैलकुलेट किया, फिर यहाँ से gx क्या मान लिया, x⁴ तो बच्चों वैसे ही लिमिट कैलकुलेट की f/g की, तो ये π/2 आ गई, फाइनाइट वैल्यू आ गई और नॉन जीरो भी है, तो इसका मतलब दोनों का सेम नेचर होगा। तो भाई g का इंटीग्रेशन तो डाइवर्जेंट है। क्यों डाइवर्जेंट है, क्योंकि यहाँ जो n की वैल्यू है 1/3 है, 1/3 तो 1 से छोटा है, तो डाइवर्जेंट है। तो इसका मतलब f का इंटीग्रेशन भी डाइवर्जेंट है। तो बच्चों ये 1 से इन्फिनिटी वाला क्या हो गया, डाइवर्जेंट। तो इसका मतलब टोटल भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। भाई ये पार्ट डाइवर्जेंट हो गया है, तो जब टोटल करोगे तो डाइवर्जेंट होगा। ये बेशक फाइनाइट है, जब ये इनफाइनाइट हो गया तो टोटल तो इनफाइनाइट होएगा। तो इसलिए ये f का इंटीग्रेशन का नेचर हमें पता चल गया, दिस इज डाइवर्जेंट। तो इस तरह से बच्चों ये कुछ प्रॉब्लम्स आप आसानी से कर सकते हो। जैसे ये आगे एग्जाम्पल नंबर 4 है और एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें भी देखो 5 में भी यही बात थी, 0 से इन्फिनिटी था ना, तो इसको 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी में तोड़ लिया। उसके बाद फिर ऐसे ही इसके भी सेम प्रोसेस में फॉलो किया है। और एग्जाम्पल 6 को भी इसी प्रोसेस से सोल्व किया, इसमें भी 0 से इन्फिनिटी है। तो बच्चों इसको क्या किया, इस इंटीग्रेशन को क्या कहते हैं, गामा फंक्शन कहते हैं बच्चे। तो ये स्टेटमेंट आपके एग्जाम में ये भी आ सकती है, डिस्कस कन्वर्जेंस ऑफ गामा फंक्शन। तो आपको ये याद रखना होगा
कि ये गामा फंक्शन होता है। जैसे पिछले एक्सरसाइज में हमने बीटा फंक्शन याद किया था, सेम ऐसे ही यहाँ पर ये गामा फंक्शन है। तो आई को उठाया 0 से इन्फिनिटी, तो इसके भी दो टुकड़े किए, 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी। अब ये टुकड़े हम क्यों करके चलते हैं ये तुम समझ चुके होगे। अभी अभी मैं पीछे कुछ मिनट पहले आपको ये चीज़ समझा कर आया हूँ। तो फिर ये I1 और I2, ठीक है, सॉरी, चलिए इस प्रॉब्लम को मैं नोटबुक पर सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। तो ये अपना गिवन फंक्शन है, वो दो टुकड़े मैंने किए, I1 और I2। तो बच्चों जो I1 फंक्शन है, अब ये जो है ना, इसके अंदर n-1 है, x की पावर में n-1, और n की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर n की वैल्यू बाई चांस जैसे मान लो -3 हो गया, तो बच्चों x की -4 बन जाएगा। -4 है तो नीचे आकर x की पावर +4 बन जाएगा, और नीचे x चला गया तो ये गड़बड़ खड़ी हो जाएगी, 0 होते ही समथिंग बाई 0 इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इसका मतलब ये भी जो इंटीग्रेशन है, इसको आप इम्प्रॉपर के रूप में देखिए, क्योंकि ये इम्प्रॉपर बन सकता है। निश्चिंत न हो जाइए इसके लिए कि भाई ये तो प्रॉपर है ही है, 0 से 1 है तो नहीं। तो इसके लिए हमें अलग से अब काम करना है, और इसके लिए भी अलग से काम करना है। तो 1 मिनट के लिए मैं I1 को उठाता हूँ। ओके, तो I1 है मेरे पास 0 to 1 x रेस्ट पावर n-1 e रेस्ट पावर -x dx। एक बात तो क्लियर है बच्चों, अगर हमारा n की वैल्यू 1 है मान लो, तो x की पावर 0 हो जाएगा, ये पार्ट खत्म हो जाएगा। अब ये प्रॉपर इंटीग्रेशन बन जाएगा। और n की वैल्यू 1 से बड़ी है, जैसे 2 है, 3 है, तो भी ये पावर इसकी पॉजिटिव रहेगी। पॉजिटिव रहने की वजह से ये नीचे नहीं जाएगा, तो ऊपर रहेगा, तो हमारी 0 पे कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो इसका मतलब n>=1 के लिए ये इंटीग्रेशन क्या है, कन्वर्जेंट है। दिस इज कन्वर्जेंट फॉर n>=1। तो अब हम चेक करेंगे फॉर n<1 इसका नेचर क्या होगा। तो उसके लिए 1 मिनट के लिए हम gx मान लेते हैं। लेट gx = 1/x की 1 - n। ओके, क्योंकि जब n 1 से छोटा होगा तो ये पावर नेगेटिव होगी, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, इसलिए 1/, ये हमने इस टाइप का gx मान लिया है। तो जब हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे x टेंड्स टू 0 fx/gx, तो ये पार्ट जो है यहाँ से कट जाएगा, तो बचेगा e⁻⁻x, और इसकी लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये 1 आ जाएगा। तो नॉन जीरो और फाइनाइट, तो इसका मतलब क्या है, कन्वर्ज डाइवर्स टुगेदर। कौन, g का और f का इंटीग्रेशन का नेचर एक जैसा होगा, बट g का इंटीग्रेशन का नेचर कैसा है, एज इंटीग्रेशन 1/x⁻1 - x 0 से 1। ये पिछली एक्सरसाइज वाला जो इम्पोर्टेंट इंटीग्रल था वो अप्लाई करोगी। तो ये इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट कब होता है, कन्वर्जेंट कब होता है, जब ये पावर 1 से छोटी हो, 1 - n 1 से छोटा है, यानी कि n>0 है। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, कन्वर्जेंट रहेगा। ऊपर हम पहले ही देख चुके हैं, n 1 या 1 से बड़ा है तो पहले ही कन्वर्जेंट है। तो इसका मतलब n 0 से बड़ा, इन दोनों को इकट्ठा करो तो हम क्या कह सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 1 1/x⁻1 - n, सॉरी ये f का इंटीग्रेशन था ना, तो इसको मैं ऐसे लिखूं, 0 से 1 x⁻n-1 e⁻⁻x dx इज कन्वर्जेंट इफ n>0। तो पहले पार्ट का मीन्स I1 का हमें निचोड़ का पता चल गया है कि ऐसा है तो वो कन्वर्जेंट है। अब हम I2 के ऊपर आते हैं। I2 क्या था हमारा, इंटीग्रेशन 1 से इन्फिनिटी x⁻n-1 e⁻⁻x dx, ये था। अब इसके लिए फिर हम जो है इस एक्सरसाइज के लिए जो कंपैरिजन टेस्ट आए हैं वो लगाएंगे। अब इसका नेचर देखने के लिए बच्चों n की हर किसी वैल्यू के लिए हम ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पहले ही पता है n की वैल्यू पॉजिटिव होगी तभी पहला पार्ट कन्वर्जेंट है।
और पॉजिटिव नहीं है तो पहला पार्ट ही डाइवर्जेंट हो रहा है, तो फिर हम इसको क्यों चेक करेंगे, टोटल तो ऑटोमेटिक डाइवर्जेंट हो ही जाना है। तो इसलिए n ग्रेटर देन 0 के लिए हम चेकिंग करेंगे। ओके, अब n की वैल्यू पॉजिटिव है, जैसे यहाँ पर कुछ भी 5 4 3 2 कुछ भी, तो ये कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा वो हम देखना चाहते हैं। तो इसके लिए फिर से हमने एक gx मान लिया और gx को सपोज 1/x² ले लिया यहाँ पर। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी fx बटे gx, तो क्या होगा यहाँ पर इसको इस f को इस g से डिवाइड करो तो x की पावर कितनी बन जाएगी, n+1 e⁻⁻x dx, 1 से इन्फिनिटी, सॉरी ये तो लिमिट लेनी है ना, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो बच्चों अब ये x की पावर n+1 ये तो ऊपर ही रहेगा क्योंकि पॉजिटिव है, अब ये पावर पॉजिटिव ऊपर रहेगा और e की पावर -x का नीचे आकर के +x बन जाएगा और लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो e की पावर इन्फिनिटी बन जाएगा, समथिंग बाय इन्फिनिटी 0 बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब रेशियो जो है कि लिमिट वो 0 आ गई। अब g का नेचर चेक करो, एज g का इंटीग्रेशन 1 से इन्फिनिटी में वो तो क्या है, वो तो कन्वर्जेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर g ये है, इसमें n क्या है 2 है, 2 तो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट है। आज वाला वो जो कंपैरिजन इंटीग्रल था, इम्पोर्टेंट कंपैरिजन इंटीग्रल, तो उसकी हेल्प से ये कन्वर्जेंट है। तो इसका मतलब कंपैरिजन टेस्ट की हेल्प से f का इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी दिस इज कन्वर्जेंट, यही हम शो करना चाहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए ये I2 आया है, I2 1 से इन्फिनिटी, I2 वाला कन्वर्जेंट हुआ है कब, n ग्रेटर देन 0 में। तो इसका मतलब क्या हुआ, n ग्रेटर देन 0 में दोनों पार्ट कन्वर्जेंट हैं, इसका मतलब I उन दोनों का टोटल, दिस इज कन्वर्जेंट फॉर n ग्रेटर देन 0। तो ये था बच्चों गामा फंक्शंस का कन्वर्जेंस चेक की, n ग्रेटर देन 0 के लिए कन्वर्जेंट। चलिए यहीं फिनिश करते हैं। अब तुम ये तीसरी एक्सरसाइज तक आसानी से कर सकते हैं।